पीडीएम के अपने बनाए हुए चेयरमैन नैब आफ्ताब साहब जो थे, वो जो आईबी के फॉर्मर डायरेक्टर थे, उनका नाम मुझे भूल रहा, जिनको चेयरमैन नैब लगाया गया था, वो रिजाइन करके चले गए क्योंकि उनको ये उन पे दबाव डाला गया कि वो ये केस बनाएं। और उस शख्स ने, मैं उसको ऐसे सलाम करता हूं कि उस शख्स ने रिजाइन कर दिया, वो केस नहीं बनाया। और उसके बाद फिर ये एक फौजी बागड़ बिल्ले को लेके आए कि जनाब उसके साथ इन्होंने केस बनाना था। उसने आते साथ ही जिधर साइन करना है जी साइन कर दें। मुझे एक बात बता दें, पिछले 2 सालों में नैब ने अलकादर केस के सिवा कुछ भी किया है? कोई पटवारी भी पकड़ा है पूरे मुल्क में? मुझे सुल्तानी गवाह बनाने के लिए पहले मेरे भाई को उठाया गया, उस पर तशद्दुद किया गया, उसको 100 दिन अपने हफ्से बेजाम में रखा गया, वहाँ दाल नहीं गनी, मेरे ऊपर बरतानिया में बाकायदा तौर पर हमला करवाया गया, जिसका मैं आज भी यहाँ पे उसको परसू कर रहा हूँ हुकूमत पाकिस्तान और आईएसआई के ख़िलाफ़। उसके बाद अभी तक तमाम सख्तियाँ मेरे ऊपर की जा रही हैं। बार बार पैगाम भेजा जाता है कि जनाब आप अभी मान जाएं तो हम आपको सेनेटर भी बना देंगे, तो वज़ीर भी बना देंगे, मशीर भी बना देंगे, आप बस आके सिर्फ ये कह दें कि जी जो सब कुछ किया है इमरान खान ने किया है। खान साहब जो हैं वो अगले मार्के की तैयारी कर रहे हैं, और अगला मार्का मेरी नज़र में फरवरी से उसका आगाज़ हो जाएगा। और ये एक नई तहरीक का आगाज़ होगा, क्योंकि डायलॉग्स तो तकरीबन फेल हो चुके हैं। इसी हद तक खैबर पख्तूनख्वा में जो हुकूमत है उसने अपने जो पूरे दांत हैं वो इस्टेब्लिशमेंट को नहीं दिखाए, जो दिखा सकते हैं बतौर वहाँ की हुकूमत चलाने के। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। इमरान खान साबिक वजीर आजम के साबिक मुशीर शहजाद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। सर, खबरें जी बहुत सारी हैं जिस पर आपका तज्जिया लेना चाहेंगे, लेकिन सबसे पहले जीएसपी प्लस स्टेटस खतरे में आ चुका है। और आज हमारा अपना अखबार डॉन बाकायदा आर्टिकल भी लिख चुका है कि ईयू ने वार्न किया है इस हवाले से। जी, देखिए जो यूरोपियन यूनियन के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा जो उनका स्ट्रेस होता है वो ह्यूमन राइट्स, रूल ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस और डेमोक्रेसी। ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो अगर आपके मुल्क के अंदर जो हैं वो अगर सही तरह से नाफिज नहीं है तो वो आपको जो ये रियायती, जो एक रियायत है ना, जीएसपी प्लस एक रियायत है जी जी जी। बरतानिया यूरोप से ट्रेड करने के लिए। तो ये इसको सिर्फ इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि ये खतरे में है। दरअसल ये यूरोपियन यूनियन की जानिब से पाकिस्तान को ये बतलाया जा रहा है कि आपके मुल्क में इस वक्त रूल ऑफ लॉ, हम्म डेमोक्रेसी, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, हम्म फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और जो सियासी आज़ादी है वो शदीद ख़तरे में है। और इसके साथ साथ आपके यहाँ जो कवानीन हैं उनका नफाज बेहतर तरीके से नहीं हो रहा। तो ये ओवरऑल एक ह्यूमन राइट सिचुएशन के ऊपर बड़ी स्टार्क किस्म की वार्निंग है। और बाय द वे ये वार्निंग्स तो पिछले काफ़ी अरसे से जारी थी, लेकिन अब उस डेलीगेशन का और मिशन का यहाँ दौरा करना जो है वो एक बड़ा स्टेप है। लेकिन हमारी इस वक्त जो हुकूमत है वो बजाय इसके कि इस चीज़ को सीरियस ले और उन इश्यूज़ को एड्रेस करे, इसी हफ्ते में जब वो डेलीगेशन विजिट कर रहा है तो यस। तारीख का एक स्याह तरीन कानून जो पिका से मुतलका है, शख्सी आज़ादी से मुतलका है, उसको पास करवा लिया गया। और उसके ऊपर मुनाफकत इतनी है कि हर सियासी जमात जो है वो जिसने इसको पास करने में वोट दिया, वो अब कह रहे हैं कि जी हम इसमें तरमीम ले आएंगे और हमने तो नहीं किया, आई वॉज नॉट इन द रूम, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। सो ये बड़ा एक अफसोसनाक कहना चाहिए सूरत हाल है इस वक्त। सर, मेरा सवाल लेकिन आपसे भी है। आपको याद होगा, आप लोग भी एक जमाने में ये कानून लाने जा रहे थे, जब तमाम तर और ये लोग उस टाइम एहतजाज करने वहां पहुंचे होते थे। तो फिर लगता नहीं है इस एक मुद्दे के ऊपर कि आप लोग एक पेज पर हैं, उस वक्त आप लोग ला रहे थे, आज ये लोग ला रहे हैं, तब वो एहतजाज देखिए, दो करने। दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। वैसे तो मेरे ख्याल में मेरी नज़र से कल भी गुजरा है कि फवाद चौधरी साहब ने भी इसके ऊपर कुछ बात की है। जी जी। पीका का जो कानून था उस वक़्त वजारत कानून की जानिब से बनाया जा रहा था, और उसकी बड़ी शदीद मुखालफत थी हमारे जो कैबिनेट के अंदर थे। इसी वजह से वो आ नहीं सका बिल जो है, और वो बिल भी उस वक़्त आपारा से बना था, आज भी बिल आपारा में बना है। ठीक है। मैं ये बात बार बार कह रहा हूँ, जो अपारा है यानी कि हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं जो फौज को रिप्रेजेंट करती हैं, उनका बहुत ज़्यादा अमल दखल है हर हुकूमत में। लेकिन अब तो एक किस्म की समझिए, वो जो इमरान खान साहब ने कहा कि ये एक अर्दली की हुकूमत है, हाँ। फ़र्क सिर्फ ये था कि उस वक़्त उसको इनकार किया जाता था, अब तो बिल्कुल उनकी जय जयकार करके इस चीज़ को नाफिजुल अमल कराया जाता है। ठीक। ज़रूरत इस चीज़ की है कि देखिए, सियासतदानों को अपने आपसी झगड़े की बजाय इन चीज़ों के ऊपर एक प्रिंसिपल स्टैंड लेना चाहिए।
आज देखिए, जो 26वीं आईनी तरमीम को ले लीजिए ना, पीका जो कानून है, अगर 26वीं आईनी तरमीम ना होती तो आज अगर इस किस्म का एक ऐसा काला कानून बनता तो कम से कम सहाफ़ती बरादरी के पास या एक आम शहरी के पास ये राइट था कि वो एक कोर्ट में जाकर इसको स्ट्राइक डाउन करवा सकता था, क्योंकि ये आपके आइन के जो बुनियादी हकूक हैं उनके मुनाफी है। लेकिन अब वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है 26वीं आईनी तरमीम के बाद। तो अब तो जो अदालतें हैं उनके अंदर कोर्ट पैकिंग की जा रही है। अब क्वालिटी देख लीजिए, दो जजेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगाए गए 26वीं जी आईनी तरमीम के तनाजुर में, और 12 जजेस जो सिंध हाई कोर्ट में लगाए गए, जी वो फिर आपके सामने है। और उनको क्या टारगेट दिया गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दो जजेस लगाए गए, वो सिर्फ जिस मकसद के लिए लगाए गए उसी हफ्ते वो मकसद अयां हो गया कि हम्म, पहले ही हफ्ते एक अनकन्फर्म्ड जजेस के सामने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो केसेस हैं उनकी अपीलें लगा दी गई। तो जी ये वाज़ेह होता है कि इस वक्त जो सारा निज़ाम है वो माँ सवाए एक शख्स एक जमात को ख़त्म करने के अलावा और किसी चीज़ को सोच ही नहीं रहा। मुल्की तामीर, तरक्की, वो हर चीज़ को इस वक्त कहते हैं ना कि फिनिश इमरान खान के प्रिज्म से देखते हैं, हाँ जो जी कि बड़ी अफसोसनाक बात है। और ये तब होता है, बात थोड़ी सख्त है लेकिन करना बड़ा ज़रूरी है, वो तब होता है जब आपकी अपनी एग्जिस्टेंस लेजिटिमेट नहीं होती। आप चाहे किसी भी ओहदे पर बैठे हो, अगर आप इफ़ यू नॉट सेफ इन योर ओन स्किन, हम्म अगर आपको ये तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है कि आपकी पोजीशन कानूनी और आईनी है किसी भी लिहाज से, तो फिर आप डरे हुए होते हैं और हर वक्त अपने दुश्मन को ख़त्म करने के लिए पूरे मुल्क को आग लगा देते हैं, और यही इस वक्त हो रहा है। सर, हम ईयू की बात कर रहे हैं, जीएसपी प्लस स्टेटस की, तो जो डॉन के अंदर आर्टिकल आया है उसमें तो कहा गया है कि मुख्तलिफ मीटिंग्स में जहाँ पे कुछ हाई ऑफिशियल्स हमारे मौजूद थे, वहाँ ईयू ने कन्वे कर दिया है कि ना तो हम ये जो सिविलियंस का मिलिट्री के अंदर ट्रायल है ना हम इससे मुत्तफिक है, और ना ये जो आप कर कानून लाने जा रहे हैं। लेकिन आप देखिए मिलिट्री ट्रायल्स वाला मामला भी चल रहा है हमारा, और उसमें भी जो जजेस की आवाज़ है और जजेस के पीछे भी कौन है हम जानते हैं, तो फिर ये किस तरफ जाएगा सारा मामला? देखिए, ये तो बिल्कुल इस तरफ जाएगा कि आपके पास फिर जो जिस तरह का ये कॉन मैन लाए हुए हैं कल से, जिसको बिठाकर टीवी के ऊपर वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा रहे हैं कि जनाब अमेरिका का कोई बहुत बड़ा जनाब ट्रम्प साहब का वो आ गया है और जनाब बल्ले बल्ले हो जाएगी। आप ये देख लीजिए ना कि इन्होंने तो वो कबूतर की तरह आंखें बंद की हुई हैं कि हम्म, दुनिया किस तरफ जा रही है, आपसे क्या कह रहे हैं। ईयू जो आपको, जिस तरह से मैंने पहले बात की, ह्यूमन राइट्स की बेसिक चीज़ें हैं। मिलिट्री ट्रायल्स, बेशक आप अपनी मनपसंद अदालत, अपने हाथ से चुनी हुई अदालत, 26वीं आईनी तरमीम की बनी हुई अदालत से आपने मिलिट्री ट्रायल को कोशर करवा लिया और सजाएं भी दिलवा दी, लेकिन दुनिया तो इस चीज़ को नहीं मानती। ये एक बड़ा मुसलमान कानून है, हकीकत है पूरी दुनिया के अंदर के एक सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता, और स्पेशली वो डाउटफुल ट्रायल उस काम के लिए जिसके ऊपर सॉरी, आज भी इमरान खान का एक ही मुतालबा है कि 9 मई के ऊपर आप एक इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन बना दें कि हम्म, आया ये वाकयात हुए भी हैं या नहीं हैं, या इनको महज एक वजह बनाकर, एक बहाना बनाकर आप इस वक्त पूरे मुल्क के आइन को पामाल कर रहे हैं। और जी इसी तरह से जो पीका वाला कानून है, ये तो आप देखिए ना कि वो कह रहे हैं और ये उसी हफ्ते उसको पास करके नाफिजुल अमल भी कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनके सामने इस वक्त पाकिस्तान की तामीर और तरक्की नहीं है, उनके सामने इस वक्त पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स नहीं हैं, उनकी नज़र के सामने इस वक्त सिर्फ ये है कि हमने ये जो महाज है सोशल मीडिया का, आज़ादी राय का, इसको हमने जिसे कहते हैं ना फतह करना है, और जो लोग हमारे खिलाफ सर उठाएंगे उनको हमने मिलिट्री ट्रायल करना है। तो वही बात मैं जो दोहरा रहा हूँ कि प्रिज्म इमरान खान है, उसी से पूरे मुल्क को चलाया जा रहा है और उसी नज़र से उस पूरे मुल्क को देखा जा रहा है। सर, आपने बात की कि लेजिटिमेसी ही अपनी बड़ी क्वेश्चन है, तो जेंट्री बीच वाली कहानी भी आपके सामने है। ये क्या मामला है? हमारे सामने तो इसको बड़ा बढ़ा चढ़ा के हमारा मीडिया पेश कर रहा है कि कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन, कोई बिजनेस टाइकून आ गया है अमेरिका का यहाँ पे। लेकिन दरअसल तो बहुत कुछ निकल कर आ गया है कि इनकी क्या फ्रॉड्यूलेंट किस्म की प्रैक्टिसेस थी अमेरिका के अंदर। तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए जी, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो तो पूरी दुनिया में एक्सपोज हो चुका है, और उसका अगर पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट देखें तो यहाँ भी बुरी तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया एक्सपोज हो चुका है। चंद सेठों के हाथ में मेन स्ट्रीम मीडिया है, और वो सेठ जो हैं उनकी गिची के ऊपर फौजी बूट हैं, उन्होंने उनको दबाया हुआ है। उनके कारोबारी जो इंटरेस्ट हैं वो जारी बात है मुकद्दम हैं। ये तो जी सहाफ़ी और सहाफ़त की तो बात ही ख़त्म हो गई है। मेन स्ट्रीम मीडिया इतना इस वक्त इररेलेवेंट हो चुका है कि ठीक है वो उसको आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर दिखाने के लिए तो वो चलाई जा रहे हैं,
लेकिन उसके अंदर आप ये देखिए कि उसके अंदर ट्रस्ट लेवल कितना है। अब कल इन्होंने जिन साहब को लाकर बिठाया, हम्म। 1 घंटे के अंदर अंदर जो है वो पूरी खबर निकल गई। मैंने सबसे पहले कल ट्वीट की थी जिसमें हकीकत बता दी थी, क्योंकि जी। अमेरिकन एम्बेसी की जानिब से बाकायदा तौर पर ये तमाम सहाफ़ती यस। इदारों को फ़ोन कर करके बताया जा रहा था कि ये कोई ऑफिशियल टूर नहीं है। लेकिन अमेरिकन एम्बेसी का प्रॉब्लम ये था कि इस वक्त वो भी तो लीडरलेस हुए हुए हैं ना, उनके इस वक्त एम्बेसडर नहीं है, उनको नहीं पता नई रजीम किसको एम्बेसडर लगा रही है। तो वो इतने फ्रंट फुट पे नहीं थे। बहरकैफ मेरी ट्वीट के बाद काफ़ी सारे सहाफ़ियों ने ईमेल्स की, फिर उनका ईमेल के ऊपर जवाब आया वहाँ से, और उस जवाब के मुताबिक उसका कोई ऑफिशियल स्टेटस नहीं है। ठीक है। और फिर उसके बाद आप सोशल मीडिया की स्ट्रेंथ देखें। देखिए, सोशल मीडिया को ख़रीदा नहीं जा सकता, उसके ऊपर आप क्या चीज़ चलेगी उसका उसका तयन जो है वो सारिफ करता है। वो ये कोई आपका मीडिया हाउस नहीं करता, ज़बरदस्ती आपकी स्क्रीन के ऊपर नहीं चल सकता। विद इन 2 to 3 आवर्स सोशल मीडिया में बेशुमार लोगों ने इंटरनेट पड़ा हुआ है, सारा जहान दराज है, लोगों ने क्या क्या चीज़ें नहीं उसकी और उसके पूरे ख़ानदान की निकाल दी। बिल्कुल अगर ऐसे ही। वो बंदा हाँ जी। 1 घंटे के लिए जेंट्री जो है वो देख ले सोशल मीडिया के ऊपर कि उसके ख़ानदान के वो नकाइस भी सामने निकल आए जो शायद उसको भी इतने ज़्यादा पता नहीं होंगे, इस वक्त पूरी दुनिया को पता लग चुके हैं। तो अब यही जो देखिए यहाँ से आपको पता चलता है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इट हैज़ बिकम इररेलेवेंट, हम्म। एंड उसका कोई असर नहीं है, वो अब बाअसर नहीं रहा। क्योंकि जितनी देखिए, आज से मैं कहता हूँ बहुत सालों पहले पीटीवी एक बहुत बेअसर इदारा था, क्योंकि सब जानते थे कि वो हुकूमत का प्रोपेगेंडा टूल है। अब यही मामला जो है आपके मेन स्ट्रीम मीडिया का, जितने आपके बड़े न्यूज़ चैनल्स अखबारात हैं, जी। सब लोग जानते हैं कि उनको अपारा में बैठी हुई कुछ मुश्ताक निगाहें जो हैं वो चलाती हैं, और वहाँ से जो उनको नैरेटिव दिया जाता है वो है। बल्कि उसमें तो अब इश्तिहारों में भी सच्चाई नहीं रह गई, इश्तिहार भी झूठे हैं और खबरें भी झूठी हैं। सही। सर, इमरान खान की कुछ नई पॉलिसी गाइडलाइन सामने आई। एक जानिब अली अमीन गंडापुर के मुखालिफ जो ग्रुप है उससे मुलाकातें शुरू कर दी गई हैं, दूसरी जानिब ऑल टुगेदर अगर कहा जाए फील्डिंग न्यू सेट कर दिया है तो गलत नहीं होगा। एक तो बताएं कि क्या इसका ताल्लुक कोई एक बड़ी तहरीक का ऐलान भी हो सकता है, और सेकेंडली ये क्या वजह हो सकती है कि अली अमीन गंडापुर के मुखालिफिन लोगों से भी बाकायदा तौर पर मुलाकातें, क्योंकि सीएम शिप जाने के हवाले से भी कुछ खबरें हम सुनते रहे पिछले दिन। देखिए, मैं तो इसको एक और नज़र से देखता हूँ। पहली बात तो ये है कि हिस्सा है, ये ज़रूर होता है कि एक घर के अंदर दो बच्चों की, दो बहन भाइयों की भी आपस में नहीं बनती। हाँ जी। धड़ेबंदियां हर जमात में होती हैं, शख्सियत का इख्तलाफ होता है। और जमहूरियत, दूसरी चीज़ ये है कि जमहूरी जमातें जो है ना, ये कोई काकूल की एकेडमी तो है नहीं कि एक रेजिमेंट है जिसके अंदर एक कर्नल लगा हुआ है तो सब ने उसको यस सर करना है। हर किसी की अपनी राय होती है, अपना अंदाज होता है। अच्छा, उसमें ये भी है कि कुछ लोग जो हैं वो नरम खू हैं, कुछ लोग जो हैं वो उनके अंदर जोश बयां है, तो जिनको हम डव्स और हॉक्स कह सकते हैं। तो यही फ़र्क है। अली अमीन क्या, अब इसमें यह भी है कि अली अमीन जो थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आउट भी थे, क्योंकि जमात को भी देखना और सूबे को भी देखना दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। और सेकेंडली ये है कि इमरान खान साहब का जो इंतखाब है केपी के लिए जुनैद अकबर की सूरत में, वो इस चीज़ की इंडिकेशन देता है। बिकॉज जुनैद अकबर इज़ अ वेरी प्लेन एंड सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिटिकल वर्कर। उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा उस तरह की एंगलिंग नहीं है। वो ये ऐसा नहीं है कि वो फ़ौज से बात नहीं करेगा, वो करेगा, लेकिन अगर फ़ौज उसको दबाने की कोशिश करेगी तो उसके खिलाफ वो नारा हक भी बुलंद करेगा। हाँ। स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है। दूसरे, पंजाब में भी आलिया हमज़ा को कन्वीनर लगाना भी अच्छी बात है, क्योंकि वो भी एक जिसे कहते हैं ना हार्ड कोर वर्कर हैं और हार्ड लाइन वर्कर हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये बेसिकली इस चीज़ की इंडिकेशन है कि खान साहब जो हैं वो अगले मार्के की तैयारी कर रहे हैं। और अगला मार्का मेरी नज़र में फरवरी से उसका आगाज़ हो जाएगा। 8 फरवरी को पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में, यहाँ पे हम बरतानिया में भी मुख्तलिफ शहरों में, पहले हमने लंदन में बड़ा एक करते होते थे मुजाहरा, इस दफ़ा 8 फरवरी को इंशाल्लाह हम बरतानिया के तमाम बड़े शहरों में जहाँ पे काउंसलेंट्स हैं वहाँ पे बड़े हमने जलसों का एहतमाम किया है। इसी तरह से अमेरिका में भी है, यूरोप में है, और पाकिस्तान में भी यही होने जा रहा है। तो फिर ये एक नई तहरीक का आगाज़ होगा, क्योंकि डायलॉग्स तो तकरीबन फेल हो चुके हैं। और ये मार्च के बाद, रमजान के बाद कहा जा रहा है कि दोबारा इस्लामाबाद का रुख किया जा सकता है। जी देखिए, हर चीज़ जो है मैं पार्टी के बिहाफ पे तो बात नहीं कर सकता, जी वो जी इमरान खान साहब जी। ने डायरेक्शन देनी है। लेकिन किसी भी तहरीक को दोबारा से चलाने के लिए मोमेंटम बनाना है, पहले आपने दोबारा वर्कर्स के पास जाना है। 8 फरवरी से उसका आगाज़ होगा, और उसके बाद ऑफ कोर्स रमज़ान के बाद भी और रमज़ान से पहले भी हो सकता है। ये अब इसकी कॉल तो इमरान खान ने ही देनी है।
सर लेकिन एक बदलाव देखा है हमने, आपने भी नोटिस किया होगा। पहले कहा जाता रहा 2 साल के लिए चले जाएं, 2.5 साल के लिए चले जाएं मुल्क से बाहर, फिर कहा जाता रहा कि खामोश हो जाएं, आपको बनी गाला शिफ्ट। लेकिन अब जो आखिरी स्टेटमेंट वो आमिर इलियास राणा साहब हैं, और आप जानते हैं इन्हीं के हलकों के सहाफी माने जाते हैं, अब उनकी जानिब से तो ये बताया गया, कल या परसों की खबर है कि चंद दिनों की खामोशी बैरिस्टर गौहर के जरिए इमरान खान से मांगी गई है। तो ये इतना बदलाव क्यों है? वैसे जहाँ पे आप राना साहब का आपने जिक्र किया है, अगर आप उनकी सिर्फ 1.5 2 साल पहले की जो है ना बयानात उठाकर देख लें, तो वो ऐसे लगता है कि वो सुल्तान राही सानी है पाकिस्तान के। इतने बड़े बड़े डायलॉग बोलते थे कि जी मार देंगे, मुका देंगे, ख़त्म हो जाएगा इमरान खान। और आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की। ये अभी आप आहिस्ता आहिस्ता देखिएगा, अगले हफ्ते जो मुतालबा आ रहा है, मैं आपको शर्त लगा के कहता हूँ, वो ये होगा कि सिर्फ इमरान खान दिल में हमें बुरा ना समझे। इसके अलावा कुछ नहीं होना। ये तो अब यही वो फरमाइशें कर रहे हैं, वो सुन ही नहीं रहा, ये बार बार कह रहे हैं कि भाई साहब आप हमें ना बस दिल में बुरा ना समझे। तो सर आपको लगता है कि जितना ज्यादा ये इमरान खान को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना वो एक और सख्त बयान आ जाता है ट्विटर के ऊपर? ये साइकी वो क्यों नहीं समझ पा रहे? तो देखिए, अगर शख्सियतों का आपस में मुवाजना किया जाए, तो इस वक्त पूरे निज़ाम में जितनी भी शख्सियतें हैं, उनके अंदर कोई भी इमरान खान की जो पर्सनालिटी है उसको मैच नहीं कर सकता, उसकी इवन मेंटल स्ट्रेंथ को भी मैच नहीं कर सकता। ये तो अब यही कहना चाहिए, कल के बच्चे हैं तो ये उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि वो समझते हैं कि इमरान खान को मात दे लेंगे। इनके इनके पास एक ही हरबा था। अगर आप आज से 2 साल पहले देखें, तो हम्म। यही बात होती थी जी कि इमरान खान को हम जेल में डालेंगे, 4 दिन नहीं निकाल सकेगा, ये तो बड़ा मम्मी डैडी बच्चा है, बड़ा जनाब नाजों से पला है, फलाना इशू है, और हर तरह की बात की गई। आज इमरान खान को तकरीबन 600 दिन होने वाले हैं जेल के अंदर, उसने तो उफ भी नहीं की। इमरान खान को बारहा उन्होंने जो है वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाला है। और गर्मियों में, हबस में, हर सर्दियों में, हर मौसम में उसके साथ उन्होंने असल में देखिए, जब एक बड़ी शख्सियत के साथ जेल में ये सख्तियां की जाती हैं ना, तो उसको ब्रेक करने की कोशिश होती है कि उसका हौसला तोड़ा जाए। लेकिन इमरान खान ऐसा है, उसको 15 दिन बाद भी निकालते हैं। ये मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि जेल के ही एक बंदे ने मुझे बताई कि उसने 15 दिन निकलने के बाद जो वार्डन था उसको यही कहा कि अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम मुझे इस तरह की चीज़ों से तोड़ लोगे, तो तुम्हारी कोई गलत फहमी है। मैं जून जुलाई की महीनों में लाहौर में क्रिकेट खेल के सड़कों के ऊपर बड़ा हुआ हूँ। ना मुझे गर्मी लगती है और ना मुझे सर्दी लगती है, तो अपना वक्त और कुव्वत जो है वो ज़ाया मत करो। तो खान साहब ने उसके बाद लाइटर नोट पे कहा, मेरे डंबल मुझे वापस करो ताकि जाके मैं अपने डोले शोले बनाऊं। तो उसको इस तरह से, इन तरह इस तरह की चीप हरकतों से ब्रेक करना जो है ना वो बहुत मुश्किल है। आप देखिए, किसी को ब्रेक करने के लिए फिजिकल से ज़्यादा उसके प्यारों के साथ आप कर सकते हैं। आपने उसकी बहनों को भी जेल में डाला, उसकी बीवी को बारहा जेल में डाला, दोबारा उसकी बीवी को जेल में डाल दिया, ये भी आपका टैक्टिक था। हम्म। दरअसल आप इमरान खान को तोड़ना चाहते थे। तो अभी भी उनकी ये मिस रीडिंग है। और यहाँ पे वही बात जो आमिर रियाज लाना साहब कर रहे हैं कि अब कह रहे हैं जी कुछ दिनों की खामोशी कर लें। अभी हम्म। आहिस्ता आहिस्ता उसी बात पे ही आएंगे कि जी दिल में हमें गाली ना निकालें, बाकी खैर है। अब सर हमने यहाँ पे बात की भी 8 फरवरी के बाद, और एक तहरीक के हवाले से भी कल परसों गालिबन आलिया हमजा गुफ्तगू भी कर रही थी, और उनके हवाले से अप्रोच भी किया गया है बाकायदा इंतजामिया को। लाहौर के मीनार पाकिस्तान पर जलसे के हवाले से कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है इस बार वो लूली लंगड़ी किस्म की इजाजत नहीं चाहिए हमें कि इस वक्त तक जलसा करना है कुछ। तो आपको लगता है कि मरियम नवाज शरीफ इजाजत देगी जलसे की, वो भी मीनार पाकिस्तान के ऊपर? देखिए, जो सियासी जलसे और तहरीकें होते हैं वो किसी इजाज़त के मतलूब नहीं होते, और ये चीज़ें जो हैं वो इजाज़त के बगैर ही होती हैं और होनी भी चाहिए। हम्म। चूंकि वो एक सिलसिला चल निकला है कि जलसे की इजाज़त मांगे, वो फिर जब देखें, जब आप इजाज़त मांगते हैं तो आप उनकी टेरिटरी में चले जाते हैं। मरीम नवाज से तो आप कोई तवक्को नहीं रख सकते कि वो आपको जलसे की इजाज़त देगी। हम्म। ये आपको खुद से ही करना पड़ेगा। तो अगर इस किस्म का कुछ प्रोग्राम है लाहौर में, तो फिर उसकी कॉल देनी पड़ेगी और वो खुद से करना पड़ेगा। और फिर वही क्लैशेस होते हैं। लेकिन मसला ये है कि अब अवाम भी क्या करे और सियासी जमातें भी क्या करें कि अगर उनको जलसों की, देखिए इस वक्त हर किसी को इजाज़त होती है। जमात इस्लामी जलसा कर चुकी है रिसेंटली, वहाँ पे JUI कर चुकी है, तमाम अपोजिशन की जमातें कर लेती हैं। लेकिन तकलीफ सिर्फ तहरीक इंसाफ से है। अतः कि अगर तहरीक इंसाफ को इजाज़त दे दी जाए तो ठीक है, वो एक जलसा होगा, उससे इनकी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये माइंड सेट है जो कहते हैं कि हमने इनको एग्जिस्ट नहीं करने देना, इनको रहने ही नहीं देना पाकिस्तान में। तो असल में वही उसी सोच के खिलाफ आपकी जंग है। तो इजाज़त तो नहीं मिलेगी, इजाज़त के बगैर ही जलसा करना पड़ेगा। अच्छा, आज इमरान खान की जानिब से एक नई गाइडलाइंस भी सामने आई हैं, और गंडापुर साहब को कोई 3 अहम टास्क दिए गए हैं।
एक उन्हें कहा गया है कि आपने केपी के अंदर जो धांधली हुई है मुबैना तौर के ऊपर उसकी तहकीकात करवाएं। आपको लगता है गंडापुर साहब ये टास्क सही से खुश उस्लूबी से मुकम्मल कर पाएंगे? देखिए, एक चीज़ जो है वो मेरी पसंद नहीं की जाती शायद जमात के अंदर भी और केपी में, कि मुझे ये लगता है कि किसी हद तक खैबर पख्तूनख्वा में जो हुकूमत है उसने अपने जो पूरे दांत हैं वो इस्टेब्लिशमेंट को नहीं दिखाए, जो दिखा सकते हैं बतौर वहाँ की हुकूमत चलाने के। मैं हम्म। समझ सकता हूँ कि कुछ आपकी मजबूरियां भी होती हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स वो एक सूबा ऐसा है, वहाँ पे कुछ दहशतगर्दी के मामलात भी ऐसे हैं। लेकिन इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो दो तीन चीज़ें हैं, एक तो करप्शन है, दूसरा इंतखाबी धांधली है, तीसरा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के साथ इंतज़ामिया की जानिब से जुल्म किया गया या और भी किसी सियासी जमात से, हम्म। इनके ऊपर मैं समझता हूँ अली अमीन गंडा साहब को नॉन जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ की एक पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए और बतौर चीफ मिनिस्टर करना चाहिए। करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हमें होते नज़र नहीं आया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इमरान खान की गाइडलाइन के बाद कोई स्ट्रिक्ट मेजर्स की लिए जाएंगे। अभी हाल ही में देखिए, एक बड़ा मुतालबा था कि आईजीबी जो था वो चीफ मिनिस्टर की मर्जी से नहीं था, अभी आईजी को चेंज कर दिया गया, लेकिन नया आईजीबी कोई उनकी मर्जी से नहीं दिया गया, वो भी एक नून लीगिया ला के तो बैठा दिया गया है। तो अब इन हालात में अगर चीफ मिनिस्टर जो है वो अपने आप को असर्ट नहीं करता है और चीज़ें नहीं करवा पाता, तो फिर एक बड़ा सवालिया निशान पैदा हो जाएगा हुकूमत की अपनी एफिशिएंसी की। सर अभी जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो 1 मिनट पहले की ब्रेकिंग न्यूज है कि 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में मलिक रियाज, अली रियाज, शहजाद अकबर और फराह शहजादी के पासपोर्ट्स ब्लॉक कर दिए गए हैं। क्या कहेंगे इस पे? बड़ी अच्छी बात है जी, पासपोर्ट उन्होंने ब्लॉक कर दिए, लेकिन हम तो पाकिस्तान से सारे लोग बाहर हैं, तो हमारे पासपोर्ट इन्होंने कैसे ब्लॉक कर दिए? बाहर की हुकूमतें तो इनकी बात नहीं मानती, लेकिन इस केस के अंदर और भी मुल्जमान थे, तो उनके भी कर दें, मेरी नज़र में क्या फ़र्क पड़ता है। सर इसके अंदर वो जो नेशनल क्राइम एजेंसी वाला मायदा है, क्योंकि अगर इस टॉपिक पे बात हो ही रही है, उस मायदे को क्यों अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया गया? जी, वो बिल्कुल अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा है। प्रोसिक्यूशन विटनेस 2 का मैं आपको एग्जिबिट नंबर भी बता देता हूँ, 2/3 उसका एग्जिबिट नंबर है। डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी जो है, जो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मैंने साइन की थी हम्म। काबीना की अप्रूवल से, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। आपको मैं बल्कि आपके तवसल से तमाम लोगों को कहूँगा कि अहमद नूरानी साहब ने बड़ा अच्छा 4 दिन कबल एक वीलॉग किया था, उसको भी देखिए। वो जी। आपको बताएंगे कि असल फेक न्यूज़ क्या होती है, कि आप कुछ हकाइक को उठाइए और हेडलाइन उसके ऊपर मिसलीडिंग लगा दें। मिसलीडिंग हेडलाइन ये है कि जंग जियो ग्रुप के एक होनहार सहाफ़ी फ़खर दुरानी साहब ने एक हाँ। पुरानी खबर को उठाकर उसको ब्रेकिंग न्यूज़ बना दिया कि जी उन्होंने ढूंढ ली है वो खुफिया मुआहदा। भाई, खुफिया मुआहदा तो रहा ही नहीं। वो जी। मुआहदा जो था, जो हुकूमत पाकिस्तान ने साइन किया एनसीए के साथ कॉन्फिडेंशियलिटी का, वो हम्म। मुआहदा जो है वो रिकॉर्ड के साथ लगा हुआ है। असल में ये प्रोसिक्यूशन हो ही नहीं सकती जब तक इनके पास मेन एग्रीमेंट ना हो। मेन एग्रीमेंट जो है वो मलिक रियाज फैमिली और एनसीए के माबैन है। यस। उसकी जो कॉपी है वो इनको इन्हीं से मिल सकती है। मेरे साथ तो मुआयदा नहीं हुआ, तो मैं आपको उनकी कॉपी कहाँ से दे सकता हूँ? तो असल तो इशू यही है ना, ये जो कन्फ्यूजन इन्होंने डाली हुई है। अब ये देखिए, अब केस की अपील फाइल हो चुकी है, अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसको लगा नहीं रहा, और मेरी इतलात ये है कि उसमें भी वो डिलेज करेंगे। लेकिन एक्चुअली जब इस चीज़ को आप किसी जगह लेकर जाएंगे तो उसमें कोई कानून के मुताबिक अभी आपकी फर्द जुर्म ही कंप्लीट नहीं है, क्योंकि जो जो इल्ज़ाम है वो ये है कि जी 190 मिलियन पाउंड जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को दिया गया और आगे से हमने उठाकर मलिक रियाज के जुर्माने की मद में डाल दिया। लेकिन ये जो हुकूमत पाकिस्तान को दिया गया, इसका कोई सबूत नहीं है। जब तक वो सबूत नहीं है, और ये बारे सबूत जो है वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है, तो प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है कि वो पैसा पाकिस्तान को दिया गया। महज ये कह देना कि जी एक प्रेस रिलीज थी जिसमें रियासत पाकिस्तान का कहा गया, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि एनसीए ने रियासत पाकिस्तान, स्टेट ऑफ पाकिस्तान क्यों कहा? वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी कह सकते थे। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि एक सबसे बड़ा लॉजिकल सवाल है जो हर किसी को पूछना चाहिए। इस पूरे केस के अंदर एनसीए का एक गवाह मौजूद नहीं है, हम्म। एनसीए कंप्लेनेंट नहीं है, एनसीए मुलजिम नहीं है, एनसीए पार्टी नहीं है, एनसीए की जानिब से कोई खत भी नहीं है। यानी कि एनसीए बिल्कुल एक समझ लें कि वो मौजूद एग्जिस्ट ही नहीं करता इस प्रोसिक्यूशन के अंदर। तो ऐसा किस तरह से हो गया कि आपका पूरा केस जो है वो एनसीए के इर्द गिर्द घूमता है, यस। लेकिन एनसीए से आप एक गवाही नहीं ला सके? अगर ये इनके बकौल एनसीए से कोई धोखाधड़ी हुई, तो एनसीए को तो ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए ना। वो कहता जी कि हमने तो ऐसे दिया था, आगे कहाँ चला गया, हमसे हमें जवाब दें। वो तो है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इन एब्सेंस ऑफ दैट ये सारी प्रोसिक्यूशन हो कैसे गई? ये असल में प्रोसिक्यूशन नहीं है,
परसिक्यूशन है। मकसद इमरान खान को जो है वो उसको सज़ा दिलवाना है, क्योंकि इमरान खान ने ये गलती की कि उसने करप्शन के ऊपर काम करने की कोशिश की, उसने करप्शन के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। तो फिर एक मन गढ़ंत केस लाकर खड़ा कर दिया गया उसके खिलाफ। उसके सिवा कुछ नहीं है। इस वक्त जो वज़ीर आज़म साहब बैठे हुए हैं उनके ऊपर बड़े जो हैं संगीन किस्म के डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के इल्ज़ामात थे। वो केसेस थे, और वो केसेस अपोजिशन में ख़त्म नहीं हुए, वो केसेस इनके वजीर आज़म बनने के बाद ख़त्म हुए। तो बहुत बड़ा सवालिया निशान तो उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर है। इमरान खान के ऊपर तो अभी तक आपने जितने केसेस बनाए हुए वो जेल में होने के बावजूद यके बाद दीगरे ख़त्म हुए। आपका साइफर का केस उड़ा हाई कोर्ट से, इद्दत का केस उड़ा, आपका तोशा खाना का केस उड़ा। तो आप ये बताइए कि इसके बाद आपकी जो पूरी ये प्रोसिक्यूशन है इसकी क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती है। ये अलकादर का केस भी जिस दिन किसी आज़ाद अदालत के सामने पेश होगा ये एक दिन खड़ा नहीं हो सकता। आप इसके ऊपर कोई भी इंडिपेंडेंट जो लॉयर्स हैं उनकी अगर राय देख लें, राय सुन लें, वो आपको साफ बता देंगे ये तो केस बन ही नहीं सकता। और सबसे बड़ी इसमें बात यह है कि इनके पीडीएम के अपने बनाए हुए चेयरमैन नैब आफ्ताब साहब जो थे, वो जो आईबी के फॉर्मर डायरेक्टर थे, उनका नाम मुझे भूल रहा, जिनको चेयरमैन नैब लगाया गया था, वो रिजाइन करके चले गए क्योंकि उनको उन पे दबाव डाला गया कि वो ये केस बनाएं। और उस शख्स ने, मैं उसको ऐसे सलाम करता हूं कि उस शख्स ने रिजाइन कर दिया, वो केस नहीं बनाया। और उसके बाद फिर ये एक फौजी बागड़ बिल्ले को लेके आए कि जनाब उसके साथ इन्होंने केस बनाना था। उसने आते साथ ही जिधर साइन करना है जी साइन कर दें। मुझे एक बात बता दें, पिछले 2 सालों में नैब ने अलकादर केस के सिवा कुछ भी किया है? कोई पटवारी भी पकड़ा है पूरे मुल्क में? पूरे मुल्क में करप्शन खत्म हो गई है। हम्म। तोशाखाना की और कोई केसेस नहीं थे। फेक बैंक अकाउंट्स के केसेस कौन से, वो किधर हैं? जो कराची के केसेस हैं वहां तो लोगों की बरियत हो रही है। तो ये तो अब इस वक्त पूरा जो अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम है वो सिर्फ इमरान खान के गिर्द घूमता है। बाकी ये जो लोगों को डराते हैं ना, मुझे तो हंसी आती है। ये को हम पहले लोग तो नहीं जिनके पासपोर्ट्स कैंसिल कर दिए गए। आप उठा कर देख लिए, जो बाहर बैठा हुआ है कोई ट्वीट करता है तो उसका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया। और भाई आपके कैंसिल करने से क्या फर्क पड़ता है? हम तो इस वक्त बैठे ही एक ऐसे मुल्क में हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मेरे ऊपर इल्ज़ाम एनसीए का है तो मैं तो बरतानिया में बड़ा कंफर्टेबली बैठा हूँ। मैंने अगर एनसीए से कोई फ्रॉड किया होता तो मैं यहाँ पे किस तरह से ऑपरेट कर रहा हूँ, रह रहा हूँ, मुलाजमत कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अपना सब कुछ कर रहा हूँ। तो ये तो एक बिल्कुल ही जिसे कहना चाहिए कि हवा में बनाई हुई एक चीज़ है जो ये चलाई जा रहे हैं। सर मेरा सवाल यही था कि नेशनल क्राइम एजेंसी तो एक पार्टी है ना, इसके अंदर एक मेन, आप कह रहे हैं दो पार्टीज हैं अगर, तो एक मेन वो भी है, तो उसको क्यों नहीं इसके इसके अंदर इन्वॉल्व किया गया या किसी चीज को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया गया? और जो आपने कहा कि नेशनल क्राइम एजेंसी और मलिक रियाज के माबेन मुआहदा वो सामने नहीं आया, वो अब जाहिर है वही दे सकते हैं उन्हें, तो क्या इसलिए भी मलिक रियाज के ऊपर अब यही वजह है कि डाला जा रहा है इतना प्रेशर ताकि अब मुआहदा सामने ना आ सके? जी देखिए, वो जो प्रेशर इस वक्त डाला जा रहा है इसमें जो, देखिए इसमें मेन टारगेट तो इमरान खान और उनकी एहलियां हैं। बाकी इसके अंदर जितने एक्यूज डाले गए हैं वो इसलिए डाले गए हैं कि उनमें से किसी को भी ये सुल्तानी गवाह बना लें। हम्म। मुझे सुल्तानी गवाह बनाने के लिए पहले मेरे भाई को उठाया गया, उस पर तशद्दुद किया गया, उसको 100 दिन अपने हफ्से बेजाम में रखा गया। वहाँ दाल नहीं गनी, मेरे ऊपर बरतानिया में बाकायदा तौर पर हमला करवाया गया, जिसका मैं आज भी यहाँ पे उसको परसू कर रहा हूँ हुकूमत पाकिस्तान और आईएसआई के खिलाफ। उसके बाद अभी तक तमाम सख्तियां मेरे ऊपर की जा रही हैं। बार बार पैगाम भेजा जाता है कि जनाब आप अभी मान जाएं तो हम आपको सेनेटर भी बना देंगे, तो वजीर भी बना देंगे, मशीर भी बना देंगे। आप बस आके सिर्फ ये कह दें कि जी जो सब कुछ किया है इमरान खान ने किया है। अब इसके साथ साथ जो दूसरे को अक्यूज हैं इस केस के अंदर, मलिक रियाज साहब, वो ऑन रिकॉर्ड हैं, वो बार बार ट्वीट्स कर चुके हैं कि मेरे ऊपर, क्योंकि देखिए जब भी उनके ऊपर क्रैकडाउन होता है, कभी उनकी रियल इस्टेट के दफ्तर बंद किए जाते हैं, वहाँ छापे मारे जाते हैं, पासपोर्ट कैंसल, एक्स्ट्रेडिशन, वो क्या है? वो सारा ब्लैकमेलिंग है। ही इज ऑल्सो ऑन रिकॉर्ड। उनके बरतानवी वकला ने प्रेस रिलीज जारी की हुई है कि ये सब कुछ जो किया जा रहा है ये दरअसल उनको ब्लैकमेल, गवाही, और तो वो बंदा यही रिपीट कर रहा है कि मैं जी गवाह नहीं बनूंगा। यही चीज़ जुल्फी बुखारी भी ऑन रिकॉर्ड कह चुका है, वो गवाह नहीं बनेगा। आई हम्म। एम श्योर बाकी लोगों के ऊपर भी जो है, मैं उनसे राब्ते में तो नहीं हूँ, यही उनके साथ डिमांड होगी कि जो किस तरीके से गवाह। तो जब आप जोर जबरदस्ती से किसी को गवाह बनाना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास कोई सबूत नहीं है, आपके पास कोई केसेस नहीं है। और आपने एनसीए के मुतल्लिका सवाल किया था, बाय द वे हुकूमत पाकिस्तान बड़ी कोशिश कर रही है पिछले 2 ढाई साल से एनसीए से बात करने के लिए, इस बात के ऊपर। वो एनसीए वाले इनसे बात ही नहीं करते। सही। सर अब इमरान रियाज खान लंदन पहुंच चुके हैं, और अब वो लंदन बखैरियत पहुंच चुके हैं, उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर कुछ
अकाउंट्स जो हैं गालिबन आपकी नजर से भी गुजरा होगा, बाकायदा तौर पे ये स्टेटमेंट्स दी जा रही है, ये तासुर दिया जा रहा है कि कोई डीलिंग के नतीजे में पहुंचे हैं वो, और पाकिस्तान की एजेंसीज के लोगों की मदद से पहुंचे हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, बात सिंपल सी है। पहली तो बात यह है कि इमरान रियाज साहब को भी काफ़ी सफ़र करना पड़ा और वो बड़ी तकलीफ़ में रहे, उनकी फैमिली को बहुत सफ़र करना पड़ा, और मुझे खुशी है कि वो एक महफूज मुकाम पर आ गए हैं। काश ये वाली जो बात हो जाती हमारे दोस्त अरशद शरीफ के लिए, तो आज वो भी ज़िंदा होता और हमारे बीच होता। तो पहले तो ये खुशी की बात है और सुकून की बात है कि इमरान रियाज बाहर आ गए हैं। क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, क्योंकि देखिए, जब तक मैं जानता नहीं हूँ मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। मेरी सिर्फ ख्वाहिश और उम्मीद यही होगी कि वो यहाँ जब तक रहें, अच्छे अपने खुश रहें। इस मुल्क में आज़ादी है, वो अपना काम खुलकर कर सकते हैं जो वो समझते हैं, जो उनका अपना अंदाज है। हर कोई अपने अंदाज से काम करे, मैं कोई नहीं होता आपको जज करने वाला, और आपको ये हक नहीं दूंगा कि आप मुझे जज करें। तो हम्म। लिहाजा एक दूसरे के खिलाफ, और मेरा ख्याल है एक उसमें जितने भी लोग इस वक्त आपस में एक दूसरे को इल्ज़ाम दराजी कर रहे हैं, मेरा उनको बार बार यही अगर मेरी किसी से बात भी होती है, वैसे तो मेरी नहीं होती ज़्यादा, लेकिन अगर किसी से होती भी है तो मैं यही कहता हूँ कि इस वक्त अपना जो हदफ है, वो आपकी जो लड़ाई है, वो असल में हकीकी आज़ादी के हसूल की लड़ाई है। वो इमरान खान की, हमारे आपस में बहुत सारे इख्तलाफात हो सकते हैं, मेरे खिलाफ बहुत सारे लोग, इवन पार्टी के अंदर भी कभी कभी तहरीक इंसाफ के कुछ लोग भी बयानबाजी कर देते हैं, लेकिन उस बारे में मेरा यही हमेशा से ये राय रही है और ये पूरा शुरू से रहा है कि मैं जब तक ये लड़ाई जारी है, मैं आपसी झगड़ों को साइड पर रखता हूँ, और हकीकी आज़ादी के लिए जो कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ अपनी छोटी सी ज़ात के साथ, वो करता रहूँगा। बाकी आपसी झगड़े हम बाद में निपटा लेंगे। सर, जाते जाते अब दो हम सवाल आते हैं। एक तो ये बताइएगा कि अभी भी बैकडोर मामलात या मुज़ाकरात चल रहे हैं, या अब खत्म हो चुका है, पीछे कुछ भी नहीं चल रहा? देखिए, बैकडोर में अगर इमरान खान के नाम के ऊपर जाके कोई टी ब्रेक कर लेता है, समोसे पकोड़े खा लेता है, तो ये तो उसका अपना ज़ाती मामला है। मेरी नज़र में इमरान खान तो वो मुज़ाकरात को बंद कर चुका है, और वो जो उनके मुतालबात हैं उनको इमरान खान ने चूंकि नहीं मानना है, तो इसलिए कोई मुज़ाकरात नहीं है। ठीक अब है। तो कहते हैं जंग के बाद ही आज़ादी होगी। और एक और सवाल ये भी है कि जो एक चंद दिन की खामोशी की डिमांड आ रही है, रिक्वेस्ट कहें, डिमांड कहें, जैसे भी, जिस तरीके से हमें बताई जा रही है, आपको लगता है चंद दिन भी खान साहब खामोश रहेंगे? नहीं नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ कि वो जब ये डिमांड करते हैं तो खान साहब को वो बाकायदा वो एक किस्म का वो मौका दे देते हैं, ताकि खान साहब फिर चार बातें कर दें। तो कोई सूरत ही नहीं है खामोशी की। अब बस एक ही मर्तबा तहरीक का ऐलान होगा, आपको लगता है? सर देखिए, एक बंदा कहता है जी आप मुझे बड़ा बुला क्यों कहते हैं, तो उसका जवाब सिर्फ यही है कि तुसी, आप मतलब पंजाबी में ना, तुसी गंदे काम ना करो, असी तुहानू भैड़ा नहीं कहांगे। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत डॉट पीके भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत डॉट पीके की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवाल भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।